हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आप सभी को ऑनलाइन स्टडी जोन के परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये दिवाली आपके लिए सबसे बेस्ट दिवाली रहे और आने वाले जो भी टाइम रहे उसमें आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसआई के सेट नंबर 16 के बारे में और उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी सेट को अच्छे तरीके से देख रखा होगा। नहीं भी देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पे जो भी कोर्सेज हैं उन पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है और ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ आज के लिए रहने वाला है। दिवाली धमाल करके ऑफ़र चल रहा है जिसमें सिर्फ 75% तक ऑफ आपको दिया जा रहा है। फिलहाल अभी आपको 2 कोर्स पे फोकस करना था, जिसमें बिहार एसआई के कोर्स काफ़ी अच्छा चल रहा है और बिहार एसएससी 10+2 के लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया है। तो उसका जो प्राइस है वो 199 है, लेकिन बिहार एसआई का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 में मिल रहा है। तो ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो लोग अभी तक इस कोर्स में नहीं ज्वाइन किए, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए एप्लीकेशन पे और वहां पे जाकर के बिहार एसआई प्री प्लस मेंस का जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप प्राइस जो देख रहे हैं ये प्राइस हो जाएगा, यानी अभी सिर्फ और सिर्फ 99 के साथ आप अपने इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। और बिहार एसएससी के कोर्स के लिए 199 लग रहा है। उसके बाद कोर्स की प्राइस बढ़ेगी तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बैंक दर का अर्थ क्या होता है। बैंक दर का अर्थ क्या होता है? तो बैंक दर हम उसको कहते हैं देश के केंद्रीय बैंक यानी जो आरबीआई है, इसके द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को कहा जाता है बैंक दर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके संदर्भ में ये कुछ पॉइंट्स है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया, पढ़ लेते हैं कि रेपो दर क्या होता है। आपको पता होगा रेपो दर और एक रिवर्स रेपो दर होता है। तो रेपो दर वह दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध भारत में वाणिज्य बैंकों या फिर वित्तीय संस्थानों को पैसा उधार देता है। ठीक है, जबकि रिवर्स रेपो दर में इसका उल्टा हो जाता है जब आरबीआई लेता है। राइट, तो वर्तमान में रेपो दर क्या है, अगर हम बात करें 2023 के संदर्भ में कि वर्तमान में रेपो दर कितना है और रिवर्स रेपो दर कितना है, तो रेपो दर 5.90% और रिवर्स रेपो दर 3.35%। एग्जाम्स में जाने से पहले आप करंट का देख लेंगे कि कितना रेट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वैसे 3 महीने पर चेंज होता रहता है, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। और ये जो दरें होती हैं मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी द्वारा द्विमासिक बैठक, द्विमासिक यहाँ पे देखिए 2 महीने पर ही आपको चेंज होता रहता है, द्विमासिक बैठक में तय की जाती है। जैसे मैंने आपको 3 माह बताया, एक्चुअली ये 2 माह पे ही होता है। द्विमासिक बैठक में तय की जाती है, जिसके प्रमुख कौन होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं इसके प्रमुख। राइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। और मौद्रिक नीति को कौन तैयार करता है, तो आरबीआई ही तैयार करता है, लागू करता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। सेकंड क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, 1918 का जो अहमदाबाद के कपड़ा मजदूरों के द्वारा हड़ताल हुई थी, इसके संदर्भ में आपको बात करना है कि कौन सा पॉइंट जो कि सही है। फॉन्ट थोड़ा सा इधर बड़ा हो गया तो जिस वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा। तो पहला पॉइंट से कि यह बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्वक किया गया था। बिल्कुल सही है कि ये जो हड़ताल था वो बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्वक किया गया। हड़ताल तब हुई जब 1917 में मिल मालिक फ्लैग बोनस को वापस लेना चाहते थे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड पॉइंट है कि हड़ताल सफल हुई और श्रमिकों को मजदूरी में 35% की बढ़ोतरी भी मिली थी। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। 35% ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि किस शिलालेख में संस्कृत भाषा में विष्णु पूजा के बारे में विवरण मिलता है। किस शिलालेख में संस्कृत भाषा में विष्णु पूजा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा शिलालेख होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरी शिलालेख। नागरी शिलालेख पूछा जा सकता है कि किस राज्य से संबंधित है, तो नागरी शिलालेख वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर संग्रहालय में जो कि संरक्षित है, स्थित है। तो ये ध्यान रखना, नागरी शिलालेख में विष्णु पूजा के बारे में उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। सिंधु नदी की सहायक नदी बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो चिनाब, व्यास, रावी, सतलुज, सियोल होता है, एक सियोल होता है। तो ये सभी की सभी जो सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन गोमती यहाँ पे नहीं आएगा, गोमती, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे जो कि सिंधु की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंक का कार्य है? वाणिज्य बैंक का कार्य निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा है? वाणिज्य बैंक का कार्य के अंतर्गत जमा स्वीकार करना,
कुछ स्वीकार किए गए डिपॉजिट को कर्जदारों को उधार देता है, अर्थव्यवस्था में पैसा बनाता है। ये सभी के सभी यहाँ पे हम कह सकते हैं वाणिज्य बैंकों का कार्य होता है। अगला है कि किस राजवंश का अंत करके जलालुद्दीन खिलजी ने एक सफल तख्ता पलट किया और खिलजियों को सत्ता में स्थापित किया था। यानी खिलजी वंश की जो स्थापना हुई वो किस वंश को समाप्त करके किया गया था। तो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश थे, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश। गुल खिले तो सांस लो, हम ये याद रखते हैं। तो गुल यानी कि गुलाम वंश के बाद गुल खिले, खिलजी मतलब खिलजी आ गया, खिल मतलब खिलजी। तो गुलाम वंश के पश्चात यहाँ पे खिलजी वंश की स्थापना हुई थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर एक नई पुस्तक द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन का विमोचन किसने किया है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में विमोचन किया गया, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हम टिक करेंगे ऑप्शन ए को, राजेश तलवार। ठीक है, राजेश तलवार बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगला है कि केंद्रीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होता है वो कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पे डी को टिक करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, साख सृजन जो कि बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। देखिए, ये सब जो क्वेश्चंस होता है वो डायरेक्ट आपको इसी तरह से पेपर में देखने को मिलता है, तो बस आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए इसी तरह से। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लाभ अर्जित करना होता है? तो किसका है ये हम कह सकते हैं किसका मुख्य उद्देश्य? तो पूंजीवादी। पूंजीवादी यहाँ पे सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मंदिर वास्तुकला की विजयनगर शैली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? मंदिर वास्तुकला की विजयनगर शैली के संदर्भ में कौन सा विशेषता नहीं है? तो यह शैली अपने नक्काशीदार स्तंभों के लिए जानी जाती है, जिस पर दौड़ते हुए घोड़े के चित्र अंकित किए गए। घोड़े के चित्र अंकित है, ये बिल्कुल सही है। इसमें हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है, यानी कि विजयनगर शैली के अंतर्गत हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भी आता है। अलंकृत स्तंभों वाले मंडप और राय गोपुरम का भी विशेषता है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे गलत पॉइंट्स हो जाता है। इस वास्तुकला शैली का विकास नागर और द्रविड़ शैलियों, ये गलत है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ द्रविड़ शैली के साथ हुआ है, तो ये पॉइंट हमारा गलत बन जाता है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाए जाते हैं? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें होता है विपरीत चक्रण। विपरीत चक्रण, ये बिल्कुल याद रखना है, विपरीत चक्रण। कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस प्रदेश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो कुनो पालपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत, याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि मूसी और भीमा किसकी सहायक नदी है? मूसी और भीमा जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो मूसी और भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदियों के अंतर्गत हम कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा ये सब भी रखते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है तुंगभद्रा हो गया, मूसी, भीमा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला है देखिए कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य है बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य, जो हिमाचल प्रदेश के एक नृत्य का प्रकार है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए ये नृत्य किया जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सिंधी छम। सिंधी छम का संबंध हिमाचल प्रदेश के साथ है, याद रखिएगा, एक प्रकार का नृत्य है। आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? श्यानता भी एक तरह का कह सकते हैं घर्षण ही है, जो कि द्रवों और गैसों के परतों के बीच लगता है, राइट। तो यहाँ पे आदर्श द्रव की जो श्यानता होती है वो बिल्कुल शून्य होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा शून्य। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों का नेता नहीं था? निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों का नेता नहीं था? तो अरविंद घोष जो थे वो गरम दल के नेता थे, नरम दल के नेता नहीं थे, इसलिए यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, स्वपोषी कहते हैं, इसलिए बी होगा स्वपोषी।
तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तेयम। तेयम का संबंध हो जाएगा किसके साथ? तो केरल के साथ। तेयम केरल के साथ एक अनुष्ठानिक जो कि कला रूप है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार किस क्षेत्र ने भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? हमेशा से जानते हैं कि सबसे अधिक जो जीडीपी में हिस्सा होता है वो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का ही होता है, इसलिए यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 1950-51 में जारी किया गया था और 1964 तक बजट के साथ प्रस्तुत किया गया। 1964 के बाद आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से अलग कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बनेगा कि बजट से आर्थिक सर्वेक्षण को कब अलग किया गया, तो 1964 में किया गया था, याद रखना। वी अनंत नागेश्वरन वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं? निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो कि खरीफ फसल ऋतु से संबंधित है? खरीफ फसल ऋतु से संबंधित होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में देखेंगे तो गेहूँ जो आता है, सरसों, गेहूँ, सरसों, चना, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आता है। कपास यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, कपास बिल्कुल सही आंसर होगा। और जूजू, आप नदी याद रखिए, जूजू नदी यानी कि जो खरीफ फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी क्या थी? देखिए, पल्लव की बात करते हैं तो पल्लव वंश की जो स्थापना है श्री विष्णु ने किया था और इसके प्रथम जो यानी संस्थापक तो श्री विष्णु हो गए। अंतिम शासक अपराजित वर्मन था और पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम हुआ करता था, इसलिए सी हो जाएगा, कांचीपुरम। निम्नलिखित में से बंगाल के गठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? बंगाल के गठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। देखिए, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ऑप्शन बी होगा, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। किसी देश के भुगतान संतुलन में सम्मिलित है? किसी देश के भुगतान संतुलन में सम्मिलित है, बताइए क्या सम्मिलित है? किसी देश के भुगतान संतुलन में सम्मिलित हो जाता है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार के साथ साथ पूंजी प्राप्तियों और भुगतान। तो यहाँ पे ऑप्शन हम डी पे जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार के साथ साथ पूंजी प्राप्ति और भुगतान। अगला है कि अगस्त 2022 को किस राज्य में 11,000 से अधिक पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुए हैं? तो ये शुरू कहाँ पर हुआ है? 11,000 से अधिक पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरुआत हुआ है राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? उग्रसेन। उग्रसेन के नाम से किसको जाना जाता था? तो महापद्म नंद को जाना जाता था, महापद्म नंद, ऑप्शन ए हो जाएगा। महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, इनको सर्वछत्रांतक एकराट की उपाधि भी दी गई थी। सर्वछत्रांतक और एकराट की उपाधि भी इनको मिली थी। नेक्स्ट वन है कि जस्टिस पार्टी आंदोलन जो कि 1915-16 में स्थापित हुआ था, मद्रास में कौन संबंधित है? इसके संस्थापक से कौन संबंधित है? जस्टिस पार्टी आंदोलन 15-16 का संबंध है। तो जस्टिस पार्टी आंदोलन CN मधुलियार, TM नायर और P त्यागराजन चिट्टी, ये तीनों संबंध है, लेकिन ज्योतिबा फुले यहाँ पे गलत होगा। तो 1, 2, 3 करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी पे जाएंगे, 1, 2, 3 राइट होगा। अगला देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं? तो नीति आयोग है, तो आपको पता ही है, नीति आयोग राष्ट्रीय एकता परिषद के भी होते हैं और भारतीय वन्य जीव बोर्ड के भी होते हैं, यानी तीनों के तीनों बिल्कुल सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तीनों के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। आगरा के किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? आगरा के किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा, क्या हो गया? आगरा के किस मस्जिद, तो जो नगीना मस्जिद है वो आगरा में ही स्थित है। नगीना मस्जिद का जो निर्माण है वो आगरा किले में शाहजहाँ के द्वारा कराया गया, तो ये याद रखना, जिस पर बंगाल शैली का प्रभाव पड़ा है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है?
यानी अब बताइए कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कौन सा इसमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो मेघालय में स्थित है। तो यहाँ पे नोकरेक बिल्कुल सही होगा, नोकरेक मेघालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके बीच का आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है, किस टाइप का? तो अभिकेंद्रीय बल ऑप्शन बी होगा। अभिकेंद्रीय बल, केंद्र के अंदर की ओर लगने वाला जो बल होता है अभिकेंद्रीय बल। जैसे कि हम लोग जब किसी मुड़ान पर रोड पर मोड़ लेते हैं तो हमारा जो होता है किस अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? उगादि जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? उगादि का संबंध हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में कार्य करता है या फिर पाया जाता है? सहजीवी के रूप में पाया जाता है कौन सा जीवाणु? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राइजोबियम। राइजोबियम ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता रहता है अलग अलग एग्जाम्स में, तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में नागरिकों के 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी, क्या बनेगा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ही मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। जो कि कहाँ से ग्रहण किया गया? तो ये मौलिक कर्तव्य जो है वो यूएसए से, यानी कि यूएसएसआर कह सकते हैं, सोवियत संघ से ग्रहण किया गया था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो अगर हम राज्य के रूप में देखते हैं तो मिजोरम करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में ही पूछा है तो लक्षद्वीप होगा, क्योंकि मिजोरम का हो जाता है 91.3%, ठीक है, 91.3%, जबकि लक्षद्वीप की बात करें तो हो जाता है 91.8%, लगभग आपका 92% के आसपास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए बी को टिक करेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन ई हो जाएगा। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। देखिए अगला है कि हिंद महासागर में 2 बार प्रत्येक 6 माह पश्चात धाराओं के दिशा में मौसमी परिवर्तन किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ये जो कारण है वो मानसूनी हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन के कारण होता है, इसलिए बी होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बताइए कि खालिस्तान उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वो उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है? तो यहाँ पे हमारा सही होगा दलखाई, दलखाई, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। उड़ीसा के और भी जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं, लोक नृत्य, यहाँ पे देख सकते हैं उड़ीसी नृत्य हो गया, छऊ नृत्य हो गया, छऊ तो आपका झारखंड के साथ भी आता है, चैती घोड़ा, डंडा नाटा, मेघा नाचा और चांगू हो गया, चांगू नृत्य, कर्म नृत्य, ये सभी के सभी उड़ीसा के लोकप्रिय नृत्य। लाई हरोबा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? लाई हरोबा जो त्यौहार है वो किस राज्य का त्यौहार है? देखिए नॉर्थ ईस्ट के जितने भी फेस्टिवल हैं वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, और ख़ास करके उनकी जो जनजाति है वो भी याद रखना ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो लाई हरोबा की बात करते हैं तो यहाँ पे मणिपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाई हरोबा मणिपुर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से संविधान में निहित अधिकारों के विधेयक से प्रेरणा लेती है। तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों की विशेषता की बात की जा रही है। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया? तो आप सभी को पता है कि यूएसए के संविधान से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ये ग्रहण किया गया, ठीक है, जिसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के रूप में भी इसको जाना जाता है। भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 जारी किया है? यानी हमेशा यही जारी करता है, वैश्विक
जो लैंगिक सूचकांक होता है ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। तो इसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 के भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर रहा था। विश्व आर्थिक मंच WEF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक वर्ष व्यक्तियों, राजनीतिक और व्यापारिक नेताओं को एक साथ लाता है, जिसकी स्थापना यानी WEF की स्थापना 1971, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड और वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो क्लाउस स्वाब है। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है वो कौन सा भाग है? तो यहाँ पे बात फेफड़े की जा रही है, तो फेफड़ा के संदर्भ में हम लोग किसको जाएंगे? एलियोवेलिगो, ठीक है, एलियोयोली पे हम टिक करेंगे। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो कि गर्मी और प्रकाश दोनों पैदा करता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है जो कि गर्मी और प्रकाश दोनों पैदा करते हैं? तो दहन जो अभिक्रिया है, दहन, इसमें क्या होगा कि गर्मी भी होगा और प्रकाश भी होगा, इसलिए यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ठीक है, बी करेक्ट है। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा, हेनरी विवियन डेरोजियो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ध्यान दीजिए कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध हो गया, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी सही आंसर हमारा ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। अगला है कि अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच सुगौली की जो संधि हुई थी, जिससे आंग्ल नेपाल युद्ध का समापन हुआ, तो बताइए कि ये कब हुआ था? सुगौली की संधि कब हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, जिनका कार्यकाल 1813 से 1823 तक था। तो यहाँ पे 16 बिल्कुल से होगा। 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, हस्ताक्षर हुआ था। रबी फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रबी फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स है, तीनों को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। इस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है। देखिए याद रखने के लिए छोटा सा एक तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ONMA, ओनमा, ओनमा याद रखिए, ओनमा, ओनमा जो भी कह सकते हैं। ON का मतलब हो गया स्टार्टिंग के जो 2 लेटर आप देख रहे हैं वो आपका हो जाता है बुआई और दूसरा हो जाता है कटाई। तो ON का मतलब अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। तो मार्च अप्रैल ये भी सही है। और इसके अंतर्गत सरसों, चना, जौ, गेहूं इत्यादि फसल आते हैं। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है कि टिपानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, क्योंकि इस तरह के मज़ेदार कंटेंट आपको मिलेंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि आप सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे। तो ज़रूर करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो टिपानी की बात करते हैं तो टिपानी ये इसका संबंध हो जाता है गुजरात के साथ। गुजरात ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको पता है कि हम अपने पेड कोर्स जो बिहार एसआई का पेड कोर्स है एप्लीकेशंस पे, वहाँ पे पेड कोर्स में पीडीएफ को डाल देते हैं, तो आप जाकर के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।